तो दोस्तों आज मैं कवर करने वाला हूँ तेंसुरा के लाइट नोवेल का एपिसोड नंबर 10। तो भाई जिन्होंने पिछले एपिसोड नहीं देखे तो एक बार उन्हें चेक कर लेना। तो ठीक है, अभी अपना एपिसोड शुरू करते हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था कि यहाँ पे इन लोगों ने इनकी लेफ्ट विंग की फोर्सेस को बना लिया था, लेकिन उसके बाद यहाँ पे रिमोरो एक क्वेश्चन करता है कि आखिर इस लेफ्ट विंग की आर्मी को कमांड करेगा कौन। लेकिन उसके बाद यहाँ पे बेनीमारू कहता है कि इस लेफ्ट विंग में सबसे ज्यादा और सबसे बड़ी आर्मी है, क्योंकि यहाँ पे लगभग 2 लाख सोल्जर हो चुके हैं, लेकिन उसमें से जो 1,50,000 सोल्जर्स है वो भाई वेस्टर्न रिजर्व में है। तो इस वजह से यहाँ पे बेनीमारू कहता है कि मैं उन्हें वहां से नहीं हटाने वाला, मतलब वो यहाँ पे उन फोर्सेस को टेम्पेस्ट के अंदर अभी नहीं लाएगा। तो यहाँ पे रिमोरू कहता है कि वैसा तो हम यहाँ पे उन्हें ला सकते हैं क्योंकि वो काउंसिल के अंडर है और काउंसिल पे सबसे ज्यादा अभी अथॉरिटी रिमोरू की चल रही है, तो टेक्निकली वो उसे यहाँ पे ला सकते हैं। लेकिन यहाँ पे रिमोरू सोचता है कि अगर वो उन्हें लाना चाहता है तो आराम से ला सकता है, क्योंकि रिमोरू के पास टेलीपोर्टेशन मैजिक है, तो उसको इस्तेमाल करके वो आराम से इतनी बड़ी आर्मी को टेम्पेस्ट के अंदर ला सकता है। लेकिन यहाँ पे नुकसान बहुत ज्यादा है, क्योंकि अगर वो उन्हें भुला भी लेता है तब भी उन्हें हैंडल करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ये आर्मी नंबर में बहुत ज्यादा है, लेकिन इसके पास अभी भी किसी की भी कमांड अथॉरिटी है नहीं। तो उस हिसाब से अगर वो इन्हें बुलाते भी है यहाँ पे तो उनके ऊपर कमांड करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है। और अगर ये इतनी बड़ी आर्मी को एक ही जगह पे सेट कर देते तो भाई एनिमी जो है उनके स्पाइस दूसरे डायरेक्शन में भेज सकता है ताकि इनका ध्यान भटक सके। तो ऐसी सारी चीजें हो सकती है, इस वजह से वो यहाँ पे वेस्टर्न रिजर्व फोर्स को यहाँ पे नहीं बुलाते। तो यहाँ पे बेनीमारू भी इस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन उसके बाद बेनीमारू एक और बात सजेस्ट करता है, जो यहाँ पे वेस्टर्न रिजर्व फोर्स है उनके पास अभी भी एक कमांडर नहीं है और यहाँ पे टेस्टरोसा पहले ही मिलिट्री अटैची का काम कर रही है। तो इस वजह से वो यहाँ पे टेस्टरोसा का नाम प्रपोज करता है कि भाई ये शायद उन्हें संभाल सकती है। तो यहाँ पे रिमोरू इस चीज से एग्री भी करता है, लेकिन उसके बाद रिमोरू ये भी कहता है कि अगर हम यहाँ पे उसे कमांडर बना भी देते हैं तो जैसे ही वॉर स्टार्ट हो जाएगी तो टेस्टरोसा को यहाँ पे टेम्पेस्ट के अंदर आना पड़ेगा। तो उस टाइम पे वो मतलब वेस्टर्न रिजर्व फोर्स उनसे अलग हो जाएगी, तो भाई वो उन्हें कमांड करेगी कैसे। लेकिन उसके लिए यहाँ पे रिमोरू सोचता है कि शायद हम यहाँ पे मैजिक कम्युनिकेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर ट्रांसमिशन क्रिस्टल भी है और उसके बाद मैजिस्टिल थ्रेड ट्रांसमिशन नेटवर्क भी है। लेकिन ये चीजें होने के बावजूद भी ये सारी चीजें बस जो मेजर सिटीज है उनमें अवेलेबल है, क्योंकि यहाँ पे उनमें डेवलपमेंट तो हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे जो टाउन्स और विलेजेस है वहां पे इनका काम अभी भी चल रहा है। तो इस हिसाब से वो सारी जगह से यहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे। लेकिन तभी उसके बाद यहाँ पे डियाब्लो कहता है रिमोरू से कि ज्यादा टेंशन मत लो, हम यहाँ पे इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मॉस इन सारी चीजों को हैंडल कर सकता है। और इसके बाद यहाँ पे बेनीमारू भी कहता है कि उसने भी सोए से बात सुनी थी, क्योंकि वो दोनों ही यहाँ पे मतलब सोए और मॉस यहाँ पे इंटेलिजेंस पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे सोए ने भी उसे कहा था कि मॉस आराम से जो इंटर यूनिट कम्युनिकेशन है वो आराम से संभाल सकता है। तो भाई यहाँ पे रिमोरू ये सुन के कहता है कि सच में मॉस बहुत ही काम का बंदा है। लेकिन उसी की वजह से यहाँ पे रिमोरू के दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि क्यों ना हम यहाँ पे मॉस को ही कमांडर बना दे, क्योंकि ये बंदा भाई सारे काम कर ही रहा है, तो वो आराम से इतने बड़े ट्रूप को संभाल सकता है। लेकिन तभी भाई यहाँ पे डियाब्लो और बेनीमारू दोनों ही मना करते इस आइडिया से, क्योंकि यहाँ पे डियाब्लो इसलिए करता है कि टेस्टा का जो टेम्परामेंट है, मतलब टेस्टरोसा का जो टेम्परामेंट है वो भाई बहुत ही डिफरेंट है। क्योंकि हमने एक सीन भी देख रखा है जहाँ पे पहली बार जब रिमोरू मॉस की तारीफ करता है टेस्टरोसा के सामने तो उसकी तब भी चिढ़ जाती है। तो अगर यहाँ पे मॉस को कमांडर बना दिया तो भाई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है मॉस के लिए। काम तो चलता रहेगा लेकिन मॉस को बहुत डिफिकल्टी आ सकती है। तो यहाँ पे रिमोरू बेनीमारू और डियाब्लो की बातें सुन के समझ जाता है कि शायद यहाँ पे टेस्टरोसा को ही कमांडर बनाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे रिमोरू उसे परमानेंट कमांडर नहीं बनाता, बल्कि उसे एक प्रोविजनल बनाता है, क्योंकि वो कहता है कि यहाँ पे अगर उससे कोई बढ़िया कैंडिडेट उसे मिल गया उस ट्रूप के लिए तो वो उससे ही कमांडर बनाएगा। मतलब यहाँ पे टेस्टरोसा एक टेम्पररी कमांडर है। तो यहाँ पे अपने वेस्टर्न रिजर्व फोर्स का काम हो जाता है और इसे कौन कमांड करेगा ये भी फाइनलाइज हो चुका है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे मिक्स मार्जिन कॉप, अब इसका कमांडर कौन बनेगा। तो यहाँ पे रिमोरू के दिमाग में होता है क्यों ना हम यहाँ पे बेनीमारू को इसका कमांडर बना दे। लेकिन यहाँ पे बेनीमारू ही पहले प्रपोज करता है कि क्यों ना हम यहाँ पे रिगुर को बना दे। और यहाँ पे रिमोरू सोचता है कि बात तो बढ़िया है, क्योंकि रिगुर इस चीज के लिए सच में बहुत ज्यादा क्वालिफाइड है और वैसे भी ये बंदा ए रैंक के ऊपर आता है और उसे यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस को लीड करने का एक्सपीरियंस भी है। लेकिन यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि यहाँ पे रिमोरू बताता है कि ये बंदा पहले ही मतलब रिगुर पहले ही रिगर्ड के अंडर काम कर रहा है एज असिस्टेंट, तो उस हिसाब से वो दोनों चीजों को एक साथ हैंडल नहीं कर पाएगा। लेकिन यहाँ पे रिमोरू का ये मानना होता है कि वो यहाँ पे सिर्फ टेम्पेस्ट की आर्मी को इस्तेमाल करके एम्पायर को हराना चाहता है। लेकिन भाई वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जब रिमोरू ने थोड़ी इंटेलिजेंस गैदर की थी एम्पायर के बारे में तो उन्हें ज्यादा कुछ पता नहीं चला। लेकिन मिनिमम जो इन्फो मिली है उसके हिसाब से एम्पायर के पास कम से कम 3 लाख की आर्मी है। तो सोच लो अगर रिमोरू यहाँ पे मिक्स कॉप को बाहर रखता है और उन्हें इस्तेमाल नहीं करता या फिर सिर्फ टेम्पेस्ट की आर्मी को इस्तेमाल करता है तो इनके कोई भी चांसेस नहीं है। तो इसी वजह से यहाँ पे रिमोरू जितनी भी फोर्सेस है उन्हें ऐड करना चाहता है और यहाँ पे जो मिक्स कॉप है उसे भी ऐड कर रहा है। लेकिन यहाँ पे रिमोरू का ये क्वेश्चन होता है कि हम ऐसे मिक्स मार्जिन कॉप को जो कि भाई अनऑर्गेनाइज है उसे डायरेक्ट बैटलफील्ड में नहीं भेज सकते, क्योंकि उससे इतना इंपैक्ट नहीं होने वाला। और यहाँ पे अगर हम रिगुर को उसका कमांडर बनाते हैं तो भाई उसके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है।
है, क्योंकि पहले ये जो कॉप है वो इतना ऑर्गेनाइज नहीं है, उसमें बहुत सारे डिफरेंट लोग हैं, तो वो ऑर्गेनाइज आर्मी नहीं है और इस वजह से रिगुर को भी इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है कि वो भाई ऐसी आर्मी को संभाल सके। तो यहाँ पे इसी वजह से रिमोरू सोचता है कि शायद बेनीमारू को ही इस चीज को संभालना चाहिए और उसके बाद यहाँ पे रिमोरू इस कॉप का नाम भी चेंज कर देता है और उसको नया नाम देता है और वो होता है रेड नंबर्स। और बेनीमारू के अंडर जो कुरुनाई की टीम थी, मतलब जो 100 बंदे उसके पर्सनल बॉडीगार्ड्स, वो यहाँ पे इन रेड नंबर्स को मैनेज करेंगे, वो भी 100 बैटलियन के फॉर्मेट में। मतलब मिक्स मार्जिन कप जो कि अभी रेड नंबर बन चुके हैं उनमें से हजार का ग्रुप होगा और उनको कमांड करेंगे कुरुनाई की टीम मेंबर। तो इस हिसाब से ये पूरी टीम अभी बेनीमारू के अंडर होगी, मतलब टॉप पे है बेनीमारू, उसके अंडर कुरुनाई के कमांडर और उसके अंडर यहाँ पे जो मिक्स मार्जिन कॉप है जो कि अभी रेड नंबर बन चुकी है वो काम करेगी। और यहाँ पे ये 4th कॉप बनने वाली, मतलब पहली अपनी गोप्टा की, दूसरी केल्ड और तीसरी गाबिल की और चौथी अभी बेनीमारू की टीम। और यहाँ पे रिमोरू बेनीमारू को ये चीज इस वजह से देता है क्योंकि बेनीमारू के पास उसकी यूनिक स्किल जनरलिज्म है, तो उसको इस्तेमाल करके वो भाई ऐसी अनऑर्गेनाइज ग्रुप को भी बहुत ही आराम से मैनेज कर सकता है क्योंकि उसके पास पहले से ये स्किल बनी हुई है। अगर उसके जगह यहाँ पे रिगुर होता तो वो उसको अच्छे से मैनेज नहीं कर पाता। लेकिन उसके बाद यहाँ पे नंबर आता है वॉलंटरी कॉप के बारे में और यहाँ पे रिमोरू पूछता है कि भाई इसके लिए हम क्या करने वाले, लेकिन यहाँ पे बेनीमारू बताता है कि ये सबसे बड़ी दिक्कत है क्योंकि यहाँ पे अगर किसी मॉन्स्टर को इनका कमांडर बना जाए तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पे रिमोरू भी उससे एग्री करता है और वो एक्सप्लेन करता है कि अगर यहाँ पे वो किसी मॉन्स्टर को इस वॉलंटरी कॉप का कमांडर बनाता है क्योंकि इनमें सब के सब ह्यूमंस भरे हुए हैं, तो इस हिसाब से भाई बाहर के लोगों को ऐसा लगेगा कि इनके कंट्री में कभी भी ह्यूमन आगे नहीं जा पाएगा, मतलब कमांडर एक मॉन्स्टर बन सकता है। तो इस वजह से यहाँ पे ये बहुत ही सोच में होते हैं कि भाई यहाँ पे इन्हें क्या करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे शियोन कहते हैं कि शायद ये लोग बहुत ही घटिया है, मतलब इनकी सोच बहुत ही गलत है और शायद हमें इनके तरफ ध्यान भी नहीं देना चाहिए। लेकिन यहाँ पे रिमोरू से एक्सप्लेन करता है कि भाई हम ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि बाकी के लोग हम सबको नहीं जानते, तो इस वजह से वो ऐसा सोच सकते हैं और यहाँ पे हमारी जो इमेज है वो खराब हो सकती है। तो भाई इसके बाद डियाब्लो को भी यही क्वेश्चन होता है कि क्या हमारे पास एक भी बढ़िया कंटेंडर नहीं है जो कि इस कॉप को संभाल पाए। तो यहाँ पे रिमोरू भी सोचता है कि भाई आखिर क्या करना चाहिए। लेकिन उसके बाद यहाँ पे बेनीमारू सजेस्ट करता है क्यों ना हम यहाँ पे गिरार्ड को इस्तेमाल करें जो कि भाई अभी सोई के अंडर काम कर रहा है, मतलब जो मर्सनी ग्रुप था उसका लीडर। तो भाई ये सुनते ही रिमोरू से मना कर देता है क्योंकि यहाँ पे इनकी जो अनडिस्क्लोज डील हुई है किंगडम ऑफ इंग्लिश के साथ, तो उसमें यहाँ पे गिरार्ड को पहले ही एक ट्रेटर करार दिया था, मतलब उसको मौत की सजा हो चुकी थी। और यहाँ पे इनकी डील ऐसी हुई है कि वो यहाँ पे गिरार्ड को लोगों के सामने नहीं ला सकते क्योंकि यहाँ पे किंगडम ऑफ इंग्लिश ने अनाउंस किया कि ये बंदा पहले मर चुका है। तो अगर ऐसी सिचुएशन में रिमोरू गिरार्ड को सामने लाता है तो भाई इनकी इमेज बहुत बुरी हो सकती है। तो इस वजह से रिमोरू पहले इसको मना कर देता है। तो उसके बाद यहाँ पे शियोन अपना ओपिनियन देते कि क्यों ना हम किसी होली नाइट को बना दे क्योंकि वो भी तो इंसान ही है। लेकिन भाई यहाँ पे रिमोरू और बेनीमारू एक दूसरे की तरफ देखते हैं और साथ में मना करते हैं कि भाई ये चीज पॉसिबल नहीं है। लेकिन तभी उसके बाद शियोन फिर से एक ओपिनियन देती है और वो कहते हैं कि क्यों ना हम यहाँ पे मासायुकी को बना दे। और भाई ये आंसर सुन के ही यहाँ पे बेनीमारू और रिमोरू दोनों ही चिल्लाते एक साथ कि तुमने बिल्कुल सही बात की। यहाँ पे मतलब इनका जो प्रॉब्लम था वो भाई अभी फाइनली सॉल्व हो चुका है और यहाँ पे ये दोनों बहुत ही सरप्राइज होते हैं कि भाई शियोन ऐसी बातें कर रही है। तो यहाँ पे ये चीज कंफर्म हो जाती है कि यहाँ पे जो वॉलंटियर कॉप होगा उसका कमांडर अभी मासायुकी बनेगा। लेकिन भाई ये चीज उस बंदे को पता नहीं है। लेकिन उसके बाद जब यहाँ पे रिमोरू उसे बताता है तो भाई ये बंदा पूरा शॉक हो जाता है क्योंकि हम सबको पता है इसकी पर्सनालिटी कैसी है, इसकी हमेशा ही फटी पड़ी रहती है। और उसमें भी अगर भाई इसको ईस्टर्न एम्पायर के अगेंस्ट किसी कॉप का कमांडर बना दिया जाए तो भाई वो उसके लिए बहुत बड़ा नाइटमेयर होने वाला है। तो इसी वजह से बंदा बेचारा पूरा डिप्रेस हो जाता है। तो यहाँ पे मासायुकी बहुत ही नाटक करने लगता है और यहाँ पे एक्सक्यूजेस देता है कि भाई मैंने जो अपनी स्किल है वो अभी थोड़ी कंट्रोल में कर ली है, मतलब उसकी जो यूनिक स्किल चोजन वन है तो वो अभी उसके कंट्रोल में आ चुकी है। तो यहाँ पे डिफरेंस ये है कि पहले ये स्किल उसके कंट्रोल में नहीं थी तो वो कंटिन्यूअसली एक्टिवेट रहती थी और इसी वजह से उसके सारे काम होते थे। लेकिन वो अभी ऐसा कहता है कि मेरी स्किल अभी मेरे कंट्रोल में आ चुकी है लेकिन उस वजह से मैं उसे इतना कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब वो कंटिन्यूअसली उसे एक्टिवेट नहीं कर पा रहा है तो उस वजह से उसका इफेक्ट इतना होगा ही नहीं। तो मतलब वो यहाँ पे रिमोरू के सामने नाटक करने लगता है कि भाई मुझे नहीं जाना। तो इस वजह से शायद ये बातें सुनकर रिमोरू उसे मना कर दे। लेकिन यहाँ पे रिमोरू को पहले से पता था कि ये बंदा बहुत झूठ बोल रहा है और ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे इसकी जो पॉपुलरिटी है वो बिल्कुल भी डिक्रीज नहीं हुई है। क्योंकि अगर वो अपनी स्किल को बंद कर देता तो उसकी पॉपुलरिटी धीरे धीरे कम होती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, इसकी पॉपुलरिटी बढ़ती ही जा रही है। तो इसी वजह से यहाँ पे रिमोरू को समझ में आ जाता है कि ये बंदा यहाँ पे झूठ बोल रहा है। तो उसके बाद यहाँ पे रिमोरू उसे कन्विंस करता है कि भाई यहाँ पे अगर तू ऐसा करेगा तो केन्या तुझसे बहुत ही खुश हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा केन्या की लालच देने की कोशिश करता है उसे। लेकिन उसके बाद रिमोरू उसे ये भी कहता है कि देख भाई मैंने तुझे यहाँ पे जो 50th फ्लोर का मॉन्स्टर था, मतलब गोजर, जिसको भाई बोविस भी कहते हैं, एनिमे में शायद बोविस इस्तेमाल किया उसका नाम। तो यहाँ पे जो गोजर है उसके साथ फाइट करने में उसने यहाँ पे मासायुकी की मदद की थी। तो ये बातें सुन के फाइनली यहाँ पे मासायुकी मान जाता है ये बात। तो यहाँ पे मासायुकी कहता है कि रिमोरू ने उसकी बहुत मदद की है तो उस वजह से वो शायद यहाँ पे उसे मना भी नहीं कर पाएगा। तो इसी वजह से यहाँ पे मासायुकी फाइनली
फाइनली मान जाता है। भाई यहाँ पे जब ये चीज फाइनलाइज हो जाती है तो यहाँ पे जो वॉलनेटर कॉप होते हैं वो भी भाई खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनका कमांडर अभी मासायोकी बन चुका है जो कि भाई हीरो है। तो ये सुन के ही लोग बड़े खुश हो जाते हैं। तो भाई यहाँ पे मासायोकी तो वॉर में नहीं जाना चाहता, लेकिन उसके बावजूद भी सारे लोग उसको देख के खुश हो चुके हैं। तो यहाँ पे रिमोरू सोचता है कि लियोन और मासायोकी बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है। जहाँ पे मासायोकी कुछ भी नहीं करना चाहता तब भी वो अच्छा दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे लियोन भाई अच्छी चीजें करता है, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी ऐसे है कि भाई ऐसा लग रहा है ये कुछ गलत ही काम कर रहा है। तो भाई आखिर में यहाँ पे रिमोरू मासायोकी से माफी मांगता है कि भाई सॉरी, लेकिन तुम्हें ये काम करना ही पड़ेगा। और फाइनली यहाँ पे जो 20,000 मेंबर्स है वॉलंटियर कॉप के, उसका कमांडर अभी बनेगा मासायोकी। तो उसके बाद ये लोग फिर से रिवाइज करते हैं अपने आर्मी के स्ट्रक्चर को, क्योंकि यहाँ पे राइट विंग पे होने वाले अपने 52,000 सोल्जर जो कि सारे टेम्पेस्ट को बिलोंग करते हैं, और उसके बाद लेफ्ट विंग पे होने वाले हैं बेनिमारू की नई टीम रेड नंबर्स, और उसके ही साथ जो 20,000 वॉलंटियर कॉप है मासायोकी के वो भी। मतलब यहाँ पे राइट पे हो चुकी है 52,000 सोल्जर और लेफ्ट विंग पे हो चुके हैं 50,000 सोल्जर्स। तो उसकी वजह से यहाँ पे इनके पास फ्रंट फुट पे भाई लगभग 1 लाख सोल्जर्स है और उससे भी थोड़े ज्यादा। तो यहाँ पे टॉप पे आ रहा है बेनिमारू और उसके पीछे बहुत सारे कमांडर्स है। लेकिन यहाँ पे तब भी रिमोरू इससे भाई पूरा सेटिस्फाइड नहीं होता, क्योंकि उसे पता है एम्पायर के पास लगभग मिनिमम 3 लाख की आर्मी है, तो उनको वो इतने आर्मी के साथ नहीं हरा सकते। लेकिन यहाँ पे रिमोरू ज्यादा टेंशन भी नहीं लेता, क्योंकि यहाँ पे उनके पास जो वेस्टर्न रिजर्व फोर्स है वो भी है, क्योंकि उनमें लगभग 1,50,000 सोल्जर है जो कि भाई अभी उनके पीछे वेट कर रहे हैं। मतलब मेन फोर्स अपनी 1 लाख की हो गई, उनके पीछे वेस्टर्न रिजर्व 1,50,000 और उनके पीछे एक और फोर्स होती है जिसका नाम होता है अलाइड वेस्टर्न फोर्स। और भाई जितने भी नेशंस है अपने वेस्टर्न नेशन में उनसे मिलके ये आर्मी बनी है। लेकिन ये फाइनल बैकअप है, ऐसा नहीं है कि भाई ये 2 लाख है टोटल। इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत पावरफुल है, क्योंकि ये आखिरी रिजर्व होने वाला है इनका। मतलब कुछ गड़बड़ होगी पूरी की पूरी तो तब ये लोग आएंगे। और भाई ये इस वजह से इतनी मदद कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि टेस्टरोसा ने इनको धमकाया, मतलब काउंसिल मेंबर्स को, कि भाई अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है आगे चल के, क्योंकि हमें पता है टेस्टरोसा की पर्सनैलिटी कैसी है, वो भाई किसी से भी कुछ भी काम करवा सकती है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे रिमोरू बहुत सारे हमें एडवांटेज बताया कि कैसे यहाँ पे उसको होम फील्ड का एडवांटेज है, क्योंकि यहाँ पे फाइट आसपास फॉरेस्ट के जगह पे होने वाली है, तो उनके लिए यहाँ पे ये बहुत ही फैमिलियर जगह है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे रिमोरू ये भी कहता है कि भाई उनके पास वेल्डोरा भी है, और जो बाकी के डिमोन लॉर्ड है मतलब लियोन, लुमिनस और मिलिम, इन तीनों ने मदद के लिए हाँ कह दिया है। तो वही मतलब 3 डिमोन लॉर्ड अपनी मदद के लिए है, और उसके पास वेल्डोरा भी है। और उसके बाद जो कैरन होता है और उसकी जो बिस मास्टर वॉरियर अलायंस है वो भी भाई मदद के लिए हाँ कर देती है। मतलब भाई हमारे पास और भी स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल्स है टेम्पेस्ट की मदद करने के लिए। लेकिन उसके बाद भाई आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसके लिए भाई सब लोग वेट कर रहे थे, और वो है ब्लैक नंबर्स। और यहाँ पे भाई रिमोरू बताता है कि ये उसका हिडन ट्रम्प कार्ड है, क्योंकि ये भाई नॉर्मल स्ट्रक्चर में नहीं आते। ये जो ब्लैक नंबर्स है ये अपने किसी भी कॉप कमांडर के अंडर में नहीं आते, क्यों भाई इन ब्लैक नंबर्स का कमांडर है डियाब्लो, और डियाब्लो के नीचे सब करते हैं अपने 3 डीमंस अल्टीमा, करेरा और टेस्टरोसा, और इनके नीचे अपने बाकी के डीमंस है। और उसके बाद रिमोरू एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताता है कि वैसे तो अपनी आर्मी का स्ट्रक्चर वैसा है, तो इस हिसाब से बेनिमारू ही मिलिट्री का कमांडर है और उसके ही नीचे सारे ट्रूप्स आते हैं। लेकिन भाई ब्लैक नंबर्स के मामले में ऐसा नहीं है, क्योंकि ये ब्लैक नंबर एक इंडिपेंडेंट स्क्वाड है और ये डायरेक्टली काम करती है डियाब्लो के लिए और जो डीमोनस ट्रियो है अपना उनके लिए। मतलब ये लोग यहाँ पे बेनिमारू का भी ऑर्डर नहीं मानते। तो इसी वजह से यहाँ पे रिमोरू का बहुत बड़ा फायदा होता है कि वो उन्हें जब भी चाहे वैसे इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि अगर वो उन्हें इस्तेमाल भी कर रहा है तो यहाँ पे बेनिमारू की जो स्ट्रक्चर है आर्मी का उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है वहाँ पे। तो इस हिसाब से वो जैसे उन्हें चाहे वैसे इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे रिमोरू युकी के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता, क्योंकि उसे भी पता है ये बंदा क्या करेगा, कुछ गारंटी नहीं है, तो उस वजह से वो यहाँ पे उसे ऐड नहीं कर रहा। तो फाइनली यहाँ पे रिमोरू बैठा होता है और वो सोचता है कि भाई सच में यहाँ पे एम्पायर अटैक करने वाला है। लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि आखिर इस एम्पायर का गोल है क्या, क्योंकि वो वॉर तो कर रहा है लेकिन अभी भी उनका गोल क्लियर नहीं है। लेकिन उसके बाद वो याद करता है यहाँ पे गी ने किसी गेम को मेंशन किया था और ये चीज आगे चल के बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, लेकिन अभी रिमोरू को पता नहीं कि आखिर ये चीज है क्या। लेकिन उसके बाद यहाँ पे रिमोरू अपना रिजॉल्व बना लेता है कि भाई कोई फर्क नहीं पड़ता कौन आए, वो अगर यहाँ पे उनके ऊपर अटैक करेंगे तो वो कोई भी उसका एनिमी हो वो उन्हें खत्म करके ही रहेगा। तो उसके बाद यहाँ पे रिमोरू तो भाई मतलब अपना टेम्पेस्ट तो प्रिपरेशन कर ही रहा है और लगभग खत्म हो चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ जो ईस्टर्न एम्पायर है वो बहुत टाइम से प्रिपेयर कर रहा है। मतलब इन्होंने तो इतना ही टाइम लिया प्रिपेयर करने को, लेकिन ईस्टर्न एम्पायर ने इससे भी बहुत ज्यादा टाइम लिया और उसी वजह से उनका स्केल भी बहुत ज्यादा है। तो इसके वजह से अभी उनका अवेकन होने का टाइम आ चुका है। तो भाई यहाँ पे अपनी टेम्पेस्ट की आर्मी लगभग पूरी कंप्लीट हो जाती है और कौन कमांडर बनने वाला है ये भी फाइनल हो चुका है। तो ये सीन होने के बाद हमें यहाँ पे पहली बार ईस्टर्न एम्पायर के बारे में एक्सप्लेन किया जाता है कि आखिर ये जगह है क्या। और यहाँ पे जो एम्पायर की इमेज है ये बस एक एआई इमेज है, क्योंकि एक्चुअल जो कैरेक्टर है वो हमें इस वॉल्यूम के एंडिंग में दिखने वाला है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जिन्हें पता है वो भी इस चीज को स्पॉइल मत करना। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ईस्टर्न एम्पायर का पूरा नाम बताया जाता है, जो कि है नास्का नामरियम उल्मेरिया यूनाइट
यूनाइटेड ईस्टर्न एम्पायर। और भाई ये नेशन वन ऑफ द ओल्डेस्ट नेशन में से एक है, क्योंकि यहाँ पे ये कुछ 100-200 नहीं बल्कि 2000 सालों से यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। लेकिन यहाँ पे शुरुआत से एक एम्पायर नहीं होता, बल्कि 3 मेजर किंगडम होते हैं, जिसमें कि पहला होता है किंगडम ऑफ नास्का, दूसरा है मैजिक किंगडम ऑफ नामरियम और तीसरा है ईस्टर्न यूनियन ऑफ उलमेरिया। तो भाई शुरुआत में यहाँ पे जो किंगडम ऑफ नास्का है वो बाकी के 2 किंगडम को एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब मैजिक किंगडम ऑफ नामरियम और ईस्टर्न यूनियन ऑफ उलमेरिया, और तभी जाके ये बनता है पूरा ईस्टर्न एम्पायर। और यहाँ पे हमें ये भी बताया जाता है कि ईस्टर्न एम्पायर की जो सबसे बड़ी ताकत है वो है उसकी मिलिट्री पावर। तो उसके बाद हमें यहाँ पे एम्पायर और यहाँ पे एम्पायर की जो फिलोसॉफी है उसके बारे में बताया जाता है, जहाँ पे इस पूरे एम्पायर के ऊपर रूल करता है एक अकेला एम्पायर। और यहाँ पे ये एम्पायर ब्लड लाइन ऑफ रूलर से आता है, मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी बन सकता है। और यहाँ पे जितने भी रूलर्स थे, मतलब जितने भी एम्पायर्स थे, उन सब का नाम रुद्रा था। और यहाँ पे जो अभी करंट एम्पायर है उसका नाम होता है रुद्रा नाम उल नास्का। और भाई उसका रूल मतलब एक ऑब्सोल्यूट अथॉरिटी है, मतलब उसके सिवा यहाँ पे पत्ता भी नहीं हिलता। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे जो एम्पायर है वो भाई मेरिटोक्रेसी पे बिलीव करता है, मतलब ऐसा नहीं है कि जिस फैमिली को पावर बिलोंग करती है उसका नेक्स्ट जनरेशन ही पावर में आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे जिस बंदे के पास सबसे ज्यादा पावर होती है और एबिलिटी है वही बंदा यहाँ पे उस पोजीशन के लायक होगा। मतलब यहाँ पे जिसके पास पावर है वो यहाँ पे किसी भी पोजीशन को होल्ड कर सकता है सिवाय एम्पायर के। और इसी के वजह से एम्पायर की जो मिलिट्री फिलोसॉफी है वो डेवलप होती है, और वो है पावर इज एवरीथिंग। तो भाई ये सुन के तुम्हें पता चल गया होगा कि आखिर ये एम्पायर किस टाइप की जगह है। तो उसके बाद हमें बताया जाता है कि आखिर अभी तक एम्पायर ने जुरा फॉरेस्ट के अंदर इन्वेट क्यों नहीं किया, आखिर ये रुके क्यों है। तो हमें बताया जाता है कि यहाँ पे एम्पायर के अंदर एक रूमर फैल चुका है कि एम्पायर अभी तक तैयार नहीं हुआ है, इसके वजह से ये लोग रुके हुए हैं। लेकिन यहाँ पे रियल रीजन बहुत ही डिफरेंट होता है, क्योंकि 350 साल पहले यहाँ पे एम्पायर ने पहले एक अटेम्प्ट किया था फॉरेस्ट को कॉन्कर करने के लिए। और यहाँ पे उनका टारगेट बस फॉरेस्ट नहीं था बल्कि स्टॉर्म ड्रैगन वेल्डर भी था। तो तुम समझ गए होगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये बंदा इतना मारता है इन सबको, उस वजह से इनकी सबसे मेजर सिटी डिस्ट्रॉय हो जाती है। और ये कोई भाई मामूली सिटी नहीं होती, ये सिटी एम्पायर की लार्जेस्ट सिटीज में से एक होती है, जिसकी पॉपुलेशन लगभग 1 लाख से भी ज्यादा थी। और यहाँ पे इस सिटी की जो लोकेशन है वो सबसे इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि ये एक फोर्ट्रेस सिटी थी जो कि उन्होंने ग्रेट जुरा फॉरेस्ट के ईस्टर्न साइड में बनाई थी, ताकि भाई इनको जुरा फॉरेस्ट के अंदर जाने में आसानी हो और वहां पे एक मिलिट्री स्ट्रॉन्ग होल्ड भी मौजूद हो। इन सारी चीजों को प्लान करके ये सिटी वो बना रहे थे, और इस सिटी को बनाने के लिए एम्पायर को 100 से भी ज्यादा साल लगे थे। तो सोच लो ये कितनी इंपॉर्टेंट सिटी होगी। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है एम्पायर से, कि उस वजह से इनका जो मिशन है वो फेल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमको बताया जाता है कि मिलिट्री उस टाइम पे पूरी कंप्लीट रेडी थी, और यहाँ पे एम्पायर से भी सिग्नल आ चुका था कि यहाँ पे वो इन्वेट कर सकते हैं जुरा फॉरेस्ट में, और यही उनका ओरिजिनल प्लान भी था। लेकिन भाई एक जो अकल का अंधा होता है हर एक ट्रूप के अंदर, वो यहाँ पे गलत डिसीजन ले लेता है, क्योंकि एक ट्रूप का कैप्टन होता है वो सोचता है कि हम अभी तक यहाँ पे आ ही चुके हैं, तो क्यों ना हम इस फॉरेस्ट के रूलर को भी खत्म कर दे, मतलब स्टॉर्म ड्रैगन वेल्डर को। और वो कहता है कि यहाँ पे ये एक बड़ी सी छिपकली तो है, इसे हम आराम से खत्म कर सकते हैं। और भाई यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। तो उस वजह से यहाँ पे वेल्डोरा भाई इनकी जो सिटी थी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थी उसको पूरा तबाह कर देता है, और उसके ही साथ इनका जो इन्वेजन प्लान है वो पूरा कोलैप्स कर जाता है। लेकिन यहाँ पे इस चीज के कोई भी रिकॉर्ड नहीं है ज्यादातर, क्योंकि जो भी लोग वहाँ पे मौजूद थे जो कि भाई रिकॉर्ड बनाने वाले थे वो भी वहीं पे खत्म हो गए। तो उस वेल्डोरा के अटैक के बाद अभी एम्पायर फिर से रिकवरी कर रहा है, और यहाँ पे उन्होंने उनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ फिर से बढ़ा ली है। लेकिन यहाँ पे अभी भी एक रेस्ट्रिक्शन है, क्योंकि एम्पायर ने उन्हें अभी तक परमिशन नहीं दी कि वो यहाँ पे जुरा फॉरेस्ट के अंदर इन्वेट कर सके, क्योंकि वो यहाँ पे एक सही टाइम का वेट कर रहे हैं। जैसे ही उन्हें वो टाइम मिल जाएगा वो यहाँ पे अटैक कर देंगे एम्पायर के कहने पे। और उसके बाद हमें एम्पायर के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में बताया जाता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमें बताया जाता है कि एम्पायर की गवर्नमेंट 2 मेजर डिपार्टमेंट में डिवाइडेड है। पहली है लेफ्ट हैंड ऑफ एम्पायर मतलब पॉलिटिकल डिपार्टमेंट, और दूसरी है राइट हैंड ऑफ एम्पायर मतलब मिलिट्री डिपार्टमेंट। और भाई ये दोनों डिपार्टमेंट एक ही पर्सन को जवाब देते हैं, और वो है खुद एम्पायर, क्योंकि यहाँ पे एम्पायर ही इन सारी चीजों के ऊपर मतलब पॉलिटिकल और मिलिट्री अथॉरिटी के ऊपर एब्सोल्यूट रूल करता है। और उसके बाद हमें नोबल्स के बारे में भी बताया जाता है कि भाई यहाँ पे नोबल्स भी मौजूद है, लेकिन बस वो नाम के लिए ही है, मतलब सिर्फ कठपुतली है, उनके पास इतनी पावर है नहीं। तो यहाँ पे एम्पायर के अंदर बहुत सारे नोबल्स और लॉर्ड मौजूद है, और उनके पास यहाँ पे बहुत ज्यादा अथॉरिटी भी है, लेकिन उनकी जो पॉलिटिकल पावर है वो बहुत लिमिटेड है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर उन्होंने ज्यादा पावर गैदर कर ली तो वो एम्पायर को भी चुनौती दे सकते हैं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। और वो यहाँ पे खुद होके कोई भी मेजर डिसीजन नहीं ले सकते, मतलब वो बस यहाँ पे ऑनर, प्रिविलेज, एडमिनिस्ट्रेशन और ब्यूरोक्रेसी इन सारी चीजों पे ध्यान दे सकते हैं और एंजॉय भी कर सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और यहाँ पे नोबल्स का स्टेटस उन्हें जनरेशन टू जनरेशन मिलता है, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। और उसके बाद उन्हें अगर सेनेटर बनना है तो वही विदाउट इलेक्शन भी बन सकते हैं, उसमें उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पे उनके पास थोड़ी भी लैंड बिलोंग नहीं करती, क्योंकि सबकी सब यहाँ पे जितनी भी लैंड है एम्पायर के अंदर वो बस यहाँ पे एम्पायर को बिलोंग करती है। और नोबल्स बस यहाँ पे कठपुतली है, क्योंकि इनके पीछे जो हाईली एजुकेटेड ऑफिशियल्स होते हैं वो भाई यहाँ पे नोबल को
सपोर्ट करने का काम करते हैं और यही बंदे सारा काम संभालते हैं। मतलब जितने भी एम्पायर के अंदर प्लानिंग हो रही है, यही एजुकेटेड ऑफिशियल्स इन सारे कामों को संभालते हैं, क्योंकि इन बंदों को यहाँ पे सपोर्ट करता है एम्पायर। और ये सब लोग मतलब जितने भी ऑफिशियल्स हैं, ये भाई वफादार होते हैं सिर्फ यहाँ पे एम्पायर के। मतलब तुम यहाँ पे सिंपल भाषा में ये समझो कि यहाँ पे बस एम्पायर ही एक एब्सोल्यूट अथॉरिटी है, ना उसके ऊपर कोई ना उसके नीचे कोई। वो बंदा जब चाहेगा वो सारी चीजें हो सकती है और तुम उसे चैलेंज भी नहीं कर सकते। और ये भी पिछले 2000 सालों से हो रहा है, तो समझ लो ये जगह कितनी खतरनाक है। और उसके बाद यहाँ पे आता है मिलिट्री डिपार्टमेंट, जिसकी भी भाई अथॉरिटी यहाँ पे नेशन के पास नहीं है, बल्कि सिर्फ अकेले एम्पायर के पास है। मतलब ये पावर डायरेक्टली बिलोंग करती है एम्पायर को, और जितने भी मिलिट्री पावर है वो बस उसके अराउंड सेंट्रलाइज हुई है। और उसके बाद हमें ये भी बताया जाता है कि यहाँ पे जो एम्पायर है वो कैसे रिबेलियन को प्रिवेंट कर रहा है इतने सालों से। तो यहाँ पे हमको बताया जाता है कि अगर अगला नेशन जिसे भाई यहाँ पे एम्पायर निकलना चाहता है, ऑब्जर्व करना चाहता है, तो वो उन्हें ऑफर देता है। अगर उन्हें पीस मान लिया तो भाई वो उन्हें कुछ भी नहीं करेगा, बस उन्हें उनका जो पॉलिटिकल राइट है वो भाई सरेंडर करना पड़ेगा, जो कि ऑब्वियस सी बात है क्योंकि यहाँ पे एम्पायर का ही एब्सोल्यूट रूल है। लेकिन अगर कोई नेशन यहाँ पे उन्हें मना कर देता है और अगर वो उनके साथ फाइट करना चाहता है, तो भाई यहाँ पे एम्पायर पूरा उन्हें खत्म कर देता है, मतलब एक को भी जिंदा नहीं छोड़ता। और उसके बाद अगर कोई बच भी जाता है और अगर वो आगे चल के उनके ऐसे चांसेस बनते हैं कि वो आगे चल के रिबेलियन कर सकते हैं, तो भाई उसी जगह पे एम्पायर उन्हें खत्म कर देता है, मतलब कोई चांस नहीं देता आगे के लिए। तो इस वजह से लोगों के अंदर बहुत ज्यादा डर बैठ चुका है एम्पायर की मिलिट्री पावर की वजह से। और यहाँ पे जो भी लॉयल सिटीजन है यहाँ पे, उनको भाई स्टेबिलिटी और लाइवलीहुड आराम से मिलता है, क्योंकि यहाँ पे एम्पायर का यह मानना होता है कि उन्हें बस यहाँ पे ऑर्डर, पीस, प्रॉस्पेरिटी और एब्सोल्यूट ऑथोरिटी का कंट्रोल चाहिए। और यही चीज वो पिछले 2000 सालों से करते आ रहे हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है कि आखिर एक एम्पायर इतने बड़े एम्पायर को इतने सालों से कैसे कंट्रोल करता आ रहा है, मतलब कभी भी एक बार भी यहाँ पे रिबेलियन क्यों नहीं हुआ। तो यहाँ पे हमें थोड़ा बताया जाता है कि अगर ये चीज सच में एम्पायर को बिलोंग करती है और ये सारी अथॉरिटी उसके पास ही है, तो ये बंदा कोई नॉर्मल मॉर्टल नहीं है, मतलब इसके पास बहुत ज्यादा पावर है, इस वजह से ये इतना एब्सोल्यूट रूल कर पा रहा है। तो उसके बाद यहाँ पे हमें एम्पायर के 3 मिलिट्री कॉर्प्स के बारे में बताया जाता है, जिसमें कि पहला है आर्मर्ड कॉर्प, दूसरा है मैजिक बीस्ट कॉर्प और तीसरा है मिस्ट कॉर्प्स। तो भाई यहाँ पे नाम से तुम्हें थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा, लेकिन यहाँ पे आर्मर्ड कॉर्प में सबसे पहले सारे के सारे बंदे मैकेनाइज्ड सोल्जर होते हैं और उन्हें डेवलप करते हैं आर्मर टेक्नीशियन, जो कि बहुत ही ज्यादा एडवांस वेपनरी को इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि भाई अपना टैंक ले लो, और ये जो कॉप है, मतलब यहाँ पे आर्मर्ड कॉप, वो भाई एम्पायर के टेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पे तीनों भी जो कॉप है वो एम्पायर के किसी ना किसी चीज को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि दूसरा कॉप मैजिक बिस्ट कॉप है, वो यहाँ पे एम्पायर के स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी मैजिक बिस्ट है उन्हें भाई दुनिया के हर एक रीजन से कैप्चर किया जाता है और उन्हें कंट्रोल किया जाता है और उन्हें वेपन की तरह इस्तेमाल भी किया जाता है। तो इसके वजह से जितना भी पावरफुल मॉन्स्टर है वो भाई मिलिट्री असेट में कन्वर्ट हो जाते हैं यहाँ पे एम्पायर में। तो सच में सोचो ये मिलिट्री इनकी कितनी पावरफुल होगी। और उसके बाद आता है यहाँ पे मिस कॉप, जो कि भाई थोड़ा अनयूजुअल कॉप है, क्योंकि इसमें बहुत ही नॉन स्टैंडर्ड मैकेनिकल ट्रूप्स है जो कि नॉर्मल नहीं है। और उसके बाद बहुत ही डेंजरस मैजिकल बीस्ट, जिसको भाई ये कभी कभी कंट्रोल भी नहीं कर पाते। तो थोड़े आड़े टेढ़े बंदे इस थर्ड कॉप में डाल दिया इन्होंने, ऐसा समझ लो। और ये जो तीसरा कॉप है वो भाई ऑर्गेनाइज्ड वॉरफेयर के लिए बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है, क्योंकि इनका कोई पैटर्न ही नहीं है। क्योंकि इस कॉप की जो स्ट्रेंथ है वो रिलाई करती है एक इंडिविजुअल की स्ट्रेंथ पे, मतलब अगर एक बंदा स्ट्रांग है तो स्ट्रांग है, दूसरा अगर नहीं है तो नहीं है, ऐसा समझ लो तुम। लेकिन इसी की वजह से इनकी जो टोटल स्ट्रेंथ है वो भाई अननोन है, मतलब किसी को पता ही नहीं कि आखिर ये बंदे कितने कैपेबल है। लेकिन इसके बाद हमें ये भी बताया जाता है कि अगर इन्होंने एक साथ काम किया, जो कि उसकी पॉसिबिलिटीज बहुत ही कम है, तो ये भाई बहुत दिक्कत दे सकते हैं उनके एनिमी को। और उसके बाद ये जो थर्ड कॉप है वो एम्पायर के हार्ट को रिप्रेजेंट करता है, जो कि अभी तक मैच्योर नहीं हुआ। तो यहाँ पे सब लोगों का क्वेश्चन होगा कि आखिर एम्पायर इतना एडवांस कैसे है, मतलब जितना भी वेस्टर्न नेशन है उनसे एम्पायर बहुत ज्यादा एडवांस हो चुका है। क्योंकि सोचो अगर रिमोरो नहीं होता तो वेस्टर्न नेशन कहाँ पे बिलोंग करता और ईस्टर्न कहाँ पे। तो यहाँ पे हमें बताया जाता है कि वेस्टर्न नेशन जो है वो भाई प्राइमरीली रिलाई करता है स्वॉर्ड और मैजिक पे, जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं। लेकिन एम्पायर ने ये चीज पहले ही निकाल दी है, मतलब यहाँ पे एम्पायर स्वॉर्ड और मैजिक को नहीं बल्कि मैजिक प्लस साइंस और अदर वर्ल्डर का जो नॉलेज है उन्हें इस्तेमाल करता है। और इनका जो बिगेस्ट रीजन है कि ये इतना एडवांस हो चुके हैं टेक्नोलॉजी में, इसका रीजन है भाई अदर वर्ल्डर्स। क्योंकि जो भी अदर वर्ल्डर्स यहाँ पे आते हैं उनको यहाँ पे लाया जाता है और उनकी नॉलेज की मदद से एम्पायर की जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है वो भाई बहुत ज्यादा स्पीड से हो चुकी है। और यहाँ पे इन सारे डेवलपमेंट के पीछे, मतलब इतने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के पीछे एक ही बंदा रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसका नाम है गाद्रा। और ये भाई वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है आगे के स्टोरी के लिए, क्योंकि ये कोई नॉर्मल बंदा नहीं होता, ये एक आर्क मेज होता है जिसका नाम है गाद्रा, जो कि बहुत सालों से जिंदा है। मतलब इसका अपीयरेंस अभी एल्डरली लग रहा है, ये थोड़ा बूढ़ा भी लग रहा है, लेकिन ये भाई बंदा उससे भी ज्यादा बूढ़ा है। तो हमें यहाँ पे गाद्रा के बारे में बताया जाता है कि गाद्रा भाई बहुत सारी चीजों में इंटरेस्टेड होता है, जैसे कि मैजिक, साइंस, जो बाकी दुनिया के अदर कल्चर्स है, मतलब अपनी दुनिया और अदर वर्ल्डर्स, उनकी लैंग्वेज, उनकी सिविलाइजेशन, तो उसे ये सारी चीजों में बहुत इंटरेस्ट होता है। और उसके वजह से
जो अदर वर्ल्डर यहाँ पे आते हैं वो उसे सिखाते हैं कि कैसे बाकी दुनिया में डिफरेंट लैंग्वेजेस है, डिफरेंट आइडियोलॉजीज है, डिफरेंट सिविलाइजेशन है और वहाँ पे मैजिक भी एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ की टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे गादरा को बहुत ही इंटरेस्ट दिलाती है और उसी की वजह से यहाँ पे ईस्टर्न एम्पायर इतना डेवलप हो चुका है। लेकिन उसके बाद हमें बताया जाता है कि गादरा एक लाइफ में इतनी सारी चीजें कैसे अचीव कर पाया। तो यहाँ पे उसका सीक्रेट होता है कि गादरा के पास उसकी एक सीक्रेट रीइंकार्नेशन टेक्निक होती है, जिसके वजह से वो अपने लाइफ स्पैन के एंड पे जब आता है, मतलब भाई वो जब मरने आता है तो वो अपनी मिस्टेक आर्ट को इस्तेमाल करते रीइंकार्नेट होता है, मतलब वो फिर से अपने यंगर सेल्फ में आ सकता है। तो इसी की वजह से उसके पास इतने सालों की नॉलेज है और वो एम्पायर को इतना डेवलप कर पाया है। और यहाँ पे गादरा एक और इम्पोर्टेंट चीज करता है कि जो भी यहाँ पे अदर वर्ल्डर एम्पायर के आसपास आता है और वो यहाँ पे उन्हें प्रोटेक्ट करता है ताकि उन्हें कोई भी खतरा नहीं हो। तो उसी वजह से यहाँ पे अदर वर्ल्डर उनकी इतनी मदद भी करते हैं और ये बंदा यहीं पे नहीं रुकता, मतलब गादरा यहाँ पे एम्पायर से भी रिक्वेस्ट करता है और उसे कन्विंस भी करता है कि ये जो अदर वर्ल्डर है ये हमारे एम्पायर के बहुत ज्यादा काम आ सकते हैं। तो उस वजह से यहाँ पे एम्पायर उसे परमिशन दे देता है कि भाई तुम उनकी स्टडी भी कर सकते हो और उनके साथ काम भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे अदर वर्ल्ड के पास एडवांस नॉलेज और उनकी अनयूजुअल एबिलिटीज होती है जिनको इस्तेमाल करके और उनके ऊपर रिसर्च करके बहुत सारी चीजें डेवलप हो चुकी है यहाँ पे। और यहाँ पे अदर वर्ल्डर इतने गैदर हो चुके हैं कि इनका कल्चर और इनका ट्रेडिशन यहाँ पे एम्पायर के अंदर तुम देख सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे एम्पायर जो है वो इनके यूनिक स्किल में, मतलब अदर वर्ल्डर की जो यूनिक स्किल होती है, क्योंकि सबके पास भाई डिफरेंट होती है और सबके पास होती ही है, तो उस वजह से एम्पायर उनमें भी रिसर्च करता है और उस वजह से ही यहाँ पे एम्पायर की मिलिट्री इतनी एडवांस लेवल पे जा चुकी है कि उसने पूरी दुनिया को यहाँ पे सरपास कर रखा है। और उसके बाद हमें बताया जाता है कि एम्पायर ने जो मेका नाइट है उनको अपना लिया, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रेडिशनल नाइट होते हैं जो कि भाई घोड़े पे सवार होके आते हैं उनको उन्होंने अबैंडन कर दिया है और उन्होंने अभी मेका नाइट को बनाया है और वही वो इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कि वो नॉर्मल सोल्जर के पार्ट को रिप्लेस करके स्टील मशीनरी या मैकेनिकल कंपोनेंट को लगा देते हैं, जिसके वजह से भाई वो उन्हें मेकानाइट कहते हैं और जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। और ये चीज भी यहाँ पे एम्पायर की मिलिट्री को शो करती है कि ये कितने आगे जा चुके हैं। लेकिन उसके बाद यहाँ पे मैजिक बिस्ट कॉप भी है, वो भी भाई साइंटिफिक बन चुका है, क्योंकि वो यहाँ पे बस यहाँ पे मैजिक बिस्ट को कैप्चर कर रहे थे, लेकिन जब से उन्होंने साइंटिफिक डिस्कवरी करने लगे और उन्होंने एनालिसिस शुरू कर दिया है, जो कि भाई उन्हें अदर वर्ल्डर की वजह से पता चला, जैसे कि डीएनए के बारे में, तो डीएनए को इस्तेमाल करके उन्हें पता चल चुका है कि भाई इसमें अभी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है किसी भी लिविंग बीइंग की, तो उस नॉलेज को वो यहाँ पे इस्तेमाल करके मैजिक बिस्ट की जो भी कैरेक्टरिस्टिक है और जो भी स्ट्रेंथ है उसको एनालाइज करते हैं ताकि उनका और भी ज्यादा अच्छे से इस्तेमाल कर सके। मतलब इन्होंने भाई मैजिक और साइंस का इतना बढ़िया कॉम्बो इस्तेमाल किया है, इसी वजह से ये लोग इतने एडवांस हो चुके हैं और वेस्टर्न नेशन इनके सामने खड़ा भी नहीं हो सकता। लेकिन उसके बाद जो तीसरा कॉप था, मतलब मिस कॉप, वो भाई बहुत ही डेंजरस होता है, क्योंकि मिस कॉप के अंदर बहुत ज्यादा पावरफुल अदर वर्ल्डर्स होते हैं और हर एक के पास भाई यूनिक स्किल है, जैसे कि हमको पता है जो भी यहाँ पे आता है उनके पास यूनिक स्किल बिलोंग करती है, लेकिन क्या क्या होने वाली है वो उन्हें पता है। तो अदर वर्ल्डर के होने की वजह से ये कॉप बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और डेंजरस भी है। और उसके बाद हमको बताया जाता है कि इन सारी चीजों को डेवलप करने के लिए यहाँ पे एम्पायर ने टेक्नोलॉजी, साइंस, मैजिक बिस्ट और यूनिक स्किल का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किया है। मतलब इन सारी चीजों को इस्तेमाल कर रहे हैं और सोचो वेस्टर्न नेशन के पास इनमें से कितनी है। लेकिन उसके बाद हमें एक और ग्रुप को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाता है जो कि सबसे पावरफुल ग्रुप है एम्पायर का, जिसे कहा जाता है इंपीरियल गार्डियंस। तो यहाँ पे जो 3 मेन कॉप थे उनके अलावा ये जो इंपीरियल गार्डियन है उनमें बस भाई 100 बंदे हैं और ये बंदे भी यहाँ पे एम्पायर को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं और उनके हर एक मेंबर को यहाँ पे इंपीरियल नाइट्स कहा जाता है। और वैसे तो ये जो नाइट का टाइटल है वो भाई थोड़ा आउटडेटेड हो चुका है, लेकिन इनके जो एक्चुअल कॉम्बैट एबिलिटी होती है वो सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी अदर कॉप्स है उनकी कंबाइंड स्ट्रेंथ से ज्यादा ये जो अकेला 100 बंदों का कॉप है वो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। तो तुम समझ लो अभी इनकी पावर लेवल कहाँ तक होगी, क्योंकि ये जो ग्रुप है इंपीरियल गार्डियंस का, इनमें बस भाई इलिट बंदे सिलेक्ट होते हैं। मतलब जितने भी कॉप है अपने 3 कॉप देखे उनमें से जितने भी इलिट मेंबर्स होंगे सबसे पावरफुल वही इसके अंदर चूज किए जाते हैं। तो समझ लो ये कितने पावरफुल हो गए। और इनमें भाई अदर वर्ल्डर्स भी इंक्लूडेड है, ऐसे नहीं कि अदर वर्ल्डर यहाँ पे आ नहीं सकते, क्योंकि एम्पायर की एक ही फिलोसफी है, पावर इज एवरीथिंग। अगर तुम्हारे पास पावर है तो तुम कहाँ पे पैदा हुए, तुम्हारी फैमिली क्या है, तुम्हारा इंटेंस क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ तुम्हारे पास ताकत होनी चाहिए। और इन इंपीरियल गार्डियंस के पास लेजेंडरी ग्रेड वेपन भी होते हैं जो कि भाई बहुत ज्यादा पावरफुल है और यही एक प्रूफ है कि वो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन में से एक है। क्योंकि अगर यहाँ पे एक इंपीरियल नाइट को, जो कि बहुत ही पावरफुल पर्सन है, उसको भाई एक प्रॉपर गियर दिया जाए जो कि सबसे पावरफुल है, तो भाई वो अकेला बंदा यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ एनिमीज से भिड़ सकता है। और भाई इनकी अथॉरिटी बहुत ज्यादा आती है, मतलब हर एक मेंबर के पास एटलीस्ट मतलब कम से कम सीनियर ऑफिसर की रैंक होती है। तो समझ लो ये बंदे कितने स्टेटस में हाई है यहाँ पे, और उस वजह से इन्हें मिशन के दौरान कर्नल या फिर उसके भी ऊपर की रैंक दी जा सकती है। और जो ऑर्डिनरी सोल्जर होते हैं भाई बाकी कॉप्स के, वो भाई इन लोगों को बहुत ही एडमायर करते हैं, क्योंकि उनका भी फाइनल गोल यही जगह होती है। तो यहाँ पे एम्पायर के पास अभी 4 कॉप्स है, आर्मर्ड कॉप, मैजिक बिस्ट कॉप
मिस कॉप और इंपीरियल गार्डियंस। लेकिन इनका कमांडर कैसे चूज किया जाता है? तो हमें बताया जाता है कि इन कॉप का कमांडर बनना मतलब एक ऐसी पोजीशन को होल्ड करना जो कि सबसे पावरफुल है, और तुम्हें ये भी प्रूफ देना है कि आखिर तुम इन बाकी लोगों के ऊपर क्यों बैठे हो। मतलब तुम्हें तुम्हारी स्ट्रेंथ और सुपीरियरिटी को यहाँ पे शो करना पड़ता है। और यही भाई एम्पायर की सबसे अनयूजुअल सिस्टम है, क्योंकि कहीं पे भी ऐसी सिस्टम नहीं है, लेकिन यहाँ पे एम्पायर के अंदर ऐसी सिस्टम एग्जिस्ट करती है जिसे कहा जाता है रैंक बैटल। तो इसमें भाई यहाँ पे जो भी लोअर रैंक सोल्जर है उसके ऊपर का कोई भी सोल्जर हो या फिर रैंक ऑफिसर हो उन्हें चैलेंज कर सकता है। तो नॉर्मल कंट्रीज में या नेशन में ये बहुत ही गलत चीज है कि तुम यहाँ पे तुम्हारे सीनियर सोल्जर या फिर तुम्हारे कैप्टन की बेइज्जती कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे एम्पायर पे ये सारी चीजें अलाउड है, क्योंकि यहाँ पे इसके हमें रूल भी बताया जाता है। क्योंकि अगर यहाँ पे किसी को चैलेंज करना है तो वो एक थर्ड पार्टी के प्रेजेंट में करेगा। मतलब वो अकेले नहीं कर सकता कि भाई दोनों बंदे फाइट कर रहे हैं और कोई भी मर गया तो हो गया, ऐसा नहीं है। उन्हें एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी चाहिए जो कि इस फाइट को ऑब्जर्व करे, और उसी के वजह से जो भी जीतता है उसको वो रैंक मिल जाएगी। और उसी के वजह से मिलिट्री की जो रैंक है वो भाई कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहती है। लेकिन उसके बाद हमें यहाँ पे रूल्स भी बताए जाते हैं कि अगर किसी को रैंक बैटल करनी है तो भाई वो किसी भी एक्टिव मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान नहीं हो सकती। मतलब वो मिशन के दौरान तो कभी भी चैलेंज नहीं कर पाएंगे, और उन्हें एक न्यूट्रल विटनेस भी चाहिए जो कि एक थर्ड पार्टी से बिलोंग करेगा। और अगर वहां पे विटनेस नहीं होता तो भाई उसका रिजल्ट जो भी है वो माना नहीं जाएगा। लेकिन उसके बाद अगर यहाँ पे चैलेंजर हारता है तो उसे 1 साल तक वेट करना पड़ेगा फिर से उस कैप्टन को या ऑफिसर को चैलेंज करने के लिए। लेकिन अगर वो यहाँ पे उस अपोनेंट को खत्म भी कर देता है, मतलब अगर चैलेंजर अपोनेंट को खत्म कर देता है तो भाई तब भी उन्हें 1 साल तक रेस्ट्रिक्शन मिलेगा। मतलब वो उनके अपोनेंट को खत्म नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे जो अपोनेंट है जिसे चैलेंज किया जा रहा है वो बंदा यहाँ पे चैलेंजर को खत्म कर सकता है। तो भाई इसी वजह से ये चीज बहुत ही डेंजरस है। मतलब यहाँ पे सुपीरियर ऑफिसर उस चैलेंजर को आराम से खत्म कर सकता है और उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इसी की वजह से ये चीज इस रैंक बैटल को सबसे डेंजरस बनाती है। और यही यहाँ पे एम्पायर की जो फिलोसॉफी है पावर इज एवरीथिंग फिर से उससे डिस्क्राइब करती है, क्योंकि ये पूरा एम्पायर इसी चीज पे चलता है। और यहाँ पे ये चीज इतने डेंजरस होने के बावजूद भी हर एक सोल्जर का यही ड्रीम होता है कि भाई उनको यहाँ पे रैंक में क्लाइंब करना है और उन्हें आगे जाना है, क्योंकि इन सबकी मेंटालिटी वैसी है और उसी की वजह से वो हर बार ऐसे चैलेंजेस करते रहते हैं। तो उसके बाद हमें बताया जाता है कि जो भी बंदा सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे आएगा उसे मार्शल कहा जाएगा। और यहाँ पे 1 मार्शल रहेगा और 3 जनरल्स। मार्शल मतलब जो कि यहाँ पे एम्पायर की सबसे हाईएस्ट रैंकिंग जो पोजीशन है वो, जिसके ऊपर भाई सिर्फ एम्पायर है और कोई भी नहीं। इसका मतलब यह है कि मार्शल यहाँ पे सबसे पावरफुल बंदा हो गया स्ट्रेंथ के हिसाब से। लेकिन उसके बाद जो जनरल है उनका सिलेक्शन थोड़ा डिफरेंट प्रोसेस से होता है, क्योंकि यहाँ पे एम्पायर, मार्शल और जो गादरा है यहाँ पे ये तीनों बैठ के जनरल के जो कैंडिडेट है उनको सिलेक्ट करते हैं। क्योंकि जनरल बनना मतलब भाई ताकत हासिल करना ऐसा नहीं है, क्योंकि सिर्फ ताकत से तुम यहाँ पे तुम्हारे कॉप को चला नहीं सकते। तुम्हारे पास ताकत के अलावा स्ट्रेटेजी भी होनी चाहिए, तभी जाके तुम इतने बड़े कॉप को और इतने बड़े आर्मी को संभाल पाओगे। इसी वजह से ये तीनों बंदे यहाँ पे डिसीजन लेते हैं कि कौन यहाँ पे जनरल बनेगा। और यही 4 बंदे यहाँ पे मतलब 1 मार्शल और 3 जनरल यहाँ पे एम्पायर को पब्लिक के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये 4 बंदे यहाँ पे एम्पायर के सबसे मोस्ट कैपेबल मिलिट्री एलाइट को रिप्रेजेंट करते हैं, इंपीरियल गार्डियंस के अलावा भी। और उसी वजह से यहाँ पे इनको और भी पावरफुल वेपन दिए जाते हैं, क्योंकि हमने पहले सुना था इंपीरियल गार्डियंस को यहाँ पे लेजेंडरी ग्रेड के वेपन दिए गए थे। लेकिन ये जो 4 बंदे हैं यहाँ पे इनके पास मिथिकल ग्रेड के वेपन है। तो वही से ये शोकेस होता है कि इनकी पावर लेवल और इनका औहदा और इनकी पोजीशन कितनी ऊपर है बाकी लोगों से। क्योंकि भाई मिथिकल ग्रेड ऐसे नहीं कि किसी को भी मिल जाए, ये एक एंशिएंट ट्रेजर्स है जो कि भाई एम्पायर का जो एंशिएंट कॉन्क्वेस्ट है उसी के दौरान इस्तेमाल किए जाएंगे। और यहाँ पे इनका एग्जिस्टेंस ही यहाँ पे बहुत ज्यादा अनबिलीवेबल है, क्योंकि ये हर जगह नहीं मिलते, पॉसिबल नहीं है। क्योंकि ये कोई ऑर्डिनरी वेपन नहीं है, ये इन्हें अल्टीमेट वेपन कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पे ये वेपन खुद यहाँ पे जो उसका बिल्डर है उसे रिकॉग्नाइज करता है। मतलब अगर वो बंदा उसे चला रहा है, अगर वो उस कैपेबल नहीं है तो भाई वो वेपन उसके फुल पावर पे काम कभी करेगा ही नहीं। मतलब कोई ना कोई वर्दी पर्सन चाहिए है जो कि उसे इस्तेमाल करे, जैसे कि अपना मियोनियर हो गया। तो एम्पायर के पास अभी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर्स भी है और उन्हीं के साथ उनके पास सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन भी है। तो इसी के वजह से इतने सालों से एम्पायर इतना डोमिनेंट रहा है। तो तुम यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो, हमने अभी तक जो भी वेस्टर्न नेशन देखा और जो भी ईस्टर्न एम्पायर के बारे में पूरी इन्फो भी नहीं है, थोड़ी ही इन्फो है एज ए इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पे कितना बड़ा डिफरेंस क्रिएट होता है इन दोनों के बीच में। लेकिन इतने सालों बाद एक चीज चेंज हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे पहली बार बहुत सारे डेकेड में एक बंदा यहाँ पे आया है जिसने भाई यहाँ पे एग्जिस्टेंट कॉप कमांडर को रिप्लेस कर दिया गया है, मतलब रैंकिंग बैटल को इस्तेमाल करके। और सबसे भाई शौक वाली बात यह है कि ये बंदा बहुत ही यंग है और इस बंदे ने यहाँ पे मिस कॉप के कमांडर को हराया। मतलब जो तीसरा ग्रुप था जिसमें भाई बहुत सारे अदर वर्ल्डर्स थे और वो सबसे डिफिकल्ट कॉप था, उसका कमांडर ये अभी बन चुका है, क्योंकि उसने पिछले कमांडर को हरा दिया है। और ये भी उसने कम से कम समय में किया है। मतलब उसने बहुत स्पीड से यहाँ पे एक के बाद एक सारे वॉरियर्स को हराते गया है यहाँ पे। और एम्पायर की जो रैंकिंग सिस्टम है उसको इस्तेमाल करके सबसे टॉप पे पहुंच चुका है। और ये सारी चीजें उसने हासिल की है 1 साल के अंदर। और जिस बंदे ने इस सारी चीजों को इतने सालों में पहली बार चेंज की है उस
बंदे का नाम होता है यूकी कागुराजाका। तो भाई अपना यूकी यहाँ पे वापस आ चुका है, जो कि उसका प्लान था, और एम्पायर में आके भाई 1 साल के अंदर उसने बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्ड कर ली है। और इसी वजह से यहाँ पे अभी ईस्टर्न एम्पायर की जो सिचुएशन है वो भाई बहुत तेजी से चेंज होने वाली है। तो इसी के साथ दोस्तों ये एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। तो अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।